मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। सीरिया के मुताबिक बीती रात इजराइल ने दमिश्क के नजदीक सीरिया के सैनिक ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। इस बीच इजराइल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें भी छोड़ी। इस हमले में सीरिया के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 7 सैनिक घायल हो गए। सीरिया ने साथ ही ये भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। पिछले महीने 20 जुलाई को भी इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलों से हमला किया था। राजस्थान में महंगी बिजली समेत कई मुद्दों पर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसकी एक झलक बूंदी में दिखी, जहां आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। बूंदी में बिजली निगम के दफ्तर के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक तौर पर राज्य के सीएम अशोक गहलोत का भी पुतला फूंका। काफी हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को दफ्तर में जाने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपकर गहलोत सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। यूरोप के देश ग्रीस के जंगलों में भीषण आग लग गई। यह आग वहां के एक प्राचीन शहर मायसीने में लगी। बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से लपटे और धुआं उठने लगा। फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग पर काबू पाने में जुटी दिखाई दी। कई दमकल कर्मी जमीन से मोर्चा संभालते दिखे, तो कई विमान और हेलीकॉप्टर आसमान से जंगल के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करते नजर आए। यह आग फैलते फैलते शहर के एक प्राचीन किले तक भी पहुंच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की कोशिशों की वजह से आग किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन जंगल में आग लगने के बाद एहतियात के तौर पर शहर में सैलानियों का प्रवेश रोक दिया गया। जियो फाइबर ने ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती और ज्यादा सुविधाओं वाले प्लान लॉन्च किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये बाजार में मौजूद सबसे सस्ते प्लान हैं, जिनकी शुरुआत केवल 399 रुपए मासिक से होगी। 399 रुपए में अनलिमिटेड डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन स्पीड 30 MBPS की होगी, जबकि 699 रुपए महीने में ये सभी सुविधाएं 100 MBPS की स्पीड के साथ मिलेंगी। इतना ही नहीं, कंपनी ने ग्राहकों को ट्रायल के लिए 1 महीना मुफ्त सेवाएं देने का भी ऐलान किया है। हालांकि ग्राहकों को कनेक्शन के साथ रिफंडेबल इंस्टॉलेशन फीस देनी होगी, लेकिन अगर ट्रायल के बाद ग्राहक कनेक्शन हटवाना चाहे तो पूरा पैसा वापस किया जाएगा। कंपनी ने 10 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन फ्री देने का ऐलान भी किया। इनमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो समेत तमाम बड़े प्लेटफॉर्म शामिल, लेकिन मुफ्त OTT प्लेटफॉर्म की सुविधा 999 रुपए या इससे ज्यादा मासिक किराए वाले प्लान के साथ मिलेगी। साथ ही मुफ्त 4K सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा। 999 रुपए से 8,499 रुपए तक मासिक तक के अलग अलग प्लान में ग्राहकों को 150 MBPS से 1 GBPS तक की स्पीड दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उसे 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। विजय माल्या मार्च 2016 से ही देश से फरार है और इस समय इंग्लैंड में है। केंद्र सरकार विजय माल्या को वापस लाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी करार दिया था। इसी फैसले के खिलाफ विजय माल्या ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। माल्या ने कोर्ट की रोक के बावजूद अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किया था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में उद्घाटन से पहले ही पुल टूटने पर शिवराज सरकार घिर गई। ये पुल जून के महीने में बनकर तैयार हो गया था और उसका उद्घाटन होना बाकी था, लेकिन वो उससे पहले ही टूट गया और नए नवेले पुल का मलबा नदी में गिरा नजर आया। बताया गया कि पानी का बहाव तेज होने की वजह से पुल का ऊपरी हिस्सा बह गया और 2 हिस्सों में टूटकर नदी में गिर गया, जिसके बाद नदी में केवल पिलर खड़े दिखे। 3 करोड़ से अधिक की लागत का यह पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था और इसके टूटते ही अधिकारियों ने सारा ठीकरा बारिश पर फोड़ दिया। बहुत भीषण बारिश हो रही है सर, एक्सेस पानी जो निकला उसकी वजह से जो है ब्रिज बहा है। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। प्रशासन की लापरवाही कहूं मैं कि जब वो बन रहा था तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, तब तो ऐसी स्थिति आई। और भी तो पुल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। सिवनी में पुल टूटा है तो उसकी मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं तत्काल। इस पुल का निर्माण 2 साल पहले शुरू हुआ था और इसके बनने के बाद लोगों को उद्घाटन का इंतजार था ताकि वो इसे इस्तेमाल कर सकें। झारखंड के बोकारो में एक स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
जो इतनी तेजी से फैली कि इसने प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। आग की वजह से प्लांट से उठ रहा धुआं भी पूरे इलाके में फैलने लगा। आग लगते ही प्लांट में मौजूद सभी कर्मचारी बाहर आ गए, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में फायर ब्रिगेड ने आकर कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। तुर्की और ग्रीस के खुलकर सामने आने के बाद भूमध्य सागर में जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात तब और बिगड़ गए जब तनातनी के बीच ग्रीस ने समंदर में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया और इस जंगी बेड़े ने तुर्की के बेहद करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में ग्रीस के कई जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। इन जहाजों के अलावा ग्रीस के लड़ाकू विमान भी समंदर के ऊपर उड़ते नजर आए। इस अभ्यास से तुर्की और भड़क गया। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने ग्रीस के साथ फ्रांस को भी जंग की खुली चुनौती दे डाली। Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. इससे पहले तुर्की और ग्रीस के लड़ाकू विमानों के आमने सामने आने से तनाव गहरा गया। तुर्की ने आरोप लगाया कि ग्रीस के F-16 विमानों ने उसके इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें खदेड़ दिया गया। तुर्की ने इस झड़प का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके विमान ग्रीस के विमानों पर निशाना साधते नजर आए। बिहार में शरद यादव महागठबंधन को झटका दे सकते हैं। शरद यादव के फिर से जेडीयू में शामिल होने की अटकलों पर घमासान छिड़ गया। शरद यादव ने 2018 में जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। यही नहीं, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव भी लड़े थे। लेकिन जेडीयू ने बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उनकी वापसी के संकेत दिए। जो राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता है, उसके चलते लोग परेशान हैं, भगदड़ तो मचना तय है। हालांकि आरजेडी ने इन अटकलों को गलत ठहराया और भरोसा जताया कि शरद यादव महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। शरद यादव जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। यूपी के मथुरा में सरियों से भरी मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक टीएमसी नेता ने कोरोना मरीज को बाइक से अस्पताल पहुंचाया। कोरोना की चपेट में आया ये मरीज काफी देर से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद पीपीई किट पहनकर टीएमसी नेता सत्यकाम प्रमाणिक वहां पहुंचे और उन्होंने इस मरीज को अपनी बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निशानेबाजों को अभ्यास की मंजूरी दे दी, जिसके बाद बुधवार से दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में खिलाड़ी अपना अभ्यास शुरू कर देंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना के खतरे से बचने के लिए खिलाड़ियों को अपना खास ध्यान भी रखने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में 3 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। इनमें एक पुलिस वाले को जबरन रिटायर कर दिया गया, जबकि 2 पुलिस वाले बर्खास्त कर दिए गए। इन सभी पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाने का दोषी पाया गया, जिसके बाद इन पर यह कार्रवाई की गई। अप्रैल में मुंबई के पास पालघर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी थी। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी में पानी बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों की मुश्किलें बढ़ गई। बाढ़ का पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस गया और सड़कें, गलियां सब नदी में तब्दील हो गई। कई इलाकों में पानी के साथ कचरा भी सड़कों पर तैरता दिखाई दिया। लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब बाढ़ का पानी उनके मकानों में घुसने लगा। कई मकान तो पानी में आधे डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर टेंट लगाकर खुली जगह पर रहने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक की पुलिस हिरासत में मौत होने पर जमकर हंगामा हुआ। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उस युवक की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई। हंगामे के बाद उस मामले में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले उस दलित युवक के परिवार वालों और इलाके के दूसरे लोगों ने खूब बवाल मचाया। जैसे ही उन्हें उस युवक की मौत के बारे में पता चला, उन्होंने रात में ही सड़क जाम कर दी। इन लोगों ने गाड़ियों को आने जाने से रोका। इस दौरान उन्होंने एक ट्रक के शीशे फोड़ दिए। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरदस्ती हटाया गया, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले लोग यहां वहां दौड़ते दिखे। उस युवक की मौत से आग बबूला लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। 3 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख करके उसको मारा पीटा गया। इसकी वजह से उस बच्चे की मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने उसकी मौत की अलग वजह बताई। प्रथम दृष्टया कोई भी शारीरिक चोट नहीं थी जब वो पहुंचे थे, और लगभग 2.5 घंटे उपचार के बाद दुर्भाग्य से 11 बजे के आसपास उनकी जिला अस्पताल रायबरेली में मृत्यु हो गई।
यही वजह रही कि लोग फिर भड़क गए और अगले दिन सुबह उन्होंने फिर से सड़क पर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को 14 घंटे से ज्यादा समय तक थाने में रखने के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। मुंबई में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुंबई के क्रोफोर्ड मार्केट इलाके में रात करीब 9:15 बजे हुआ। बताया गया कि जनता होटल के सामने वाली सड़क से बेकाबू तेज रफ्तार कार ने होटल के बाहर खड़े 8 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। नीट और जेईई की परीक्षाओं के खिलाफ देश भर में जारी घमासान के बीच लखनऊ में भी जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई समाजवादी छात्र सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसके लिए वो पुलिस से भी भिड़ गए। कई कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगा। पुलिस की कड़ी चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डेरा डालकर बैठ गए। उन्हें घसीटकर वहां से हटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब बात हाथ से निकलने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गईं। सामने आई एक तस्वीर में एक कार्यकर्ता के सिर से खून बहता दिखा। इसके बाद प्रदर्शन ने तो बड़े हंगामे का रूप ले लिया। इस घटना की वजह से राजभवन जाने वाला रास्ता काफी देर तक बंद रहा। पुलिस की कार्रवाई से भी वहां तनाव का माहौल पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद सड़कों पर जूते चप्पलें और टोपियां पड़ी दिखीं। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के नेताओं ने नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही बताया। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि परीक्षा के लिए लगभग सभी छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस पर बातचीत करने की जानकारी दी। मैंने सभी देश के लगभग आदरणीय मुख्यमंत्रीगण से अपील की है, बातचीत की है कि वो अपने राज्य में, जिस राज्य में आप परीक्षा दे रहे हैं, जिस राज्य के आप निवासी हैं, वो राज्य आपको पूरी तरीके से मदद करेगा, सहयोग करेगा। एलएसी पर पेंगोंग झील के पास चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद अब भारतीय सेना ने अपने इलाके में मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। 29 और 30 अगस्त की रात इसी इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। अब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ों की चोटियों पर मुस्तैद है, ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत नाकाम किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन को हाल ही में इस इलाके में तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने अपने उन इलाकों पर पकड़ और मजबूत बना ली है जिन्हें चीन अपना बताता है। चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की साजिश रच रहा था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 10 अगस्त को उन्हें इलाज के लिए दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी भी की गई थी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके निवास आरआर मार्ग पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। पीएम भी पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शनों के लिए। इसके बाद राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उनका कल शाम को निधन हुआ था। देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और सबसे ज्यादा सम्मानित नेता। ये उनके पार्थिव शरीर की गाड़ी को आप देख सकते हैं, फूलों से सजाया गया है उनकी गाड़ी को और अब उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हो पाएंगे। आपको बता दें कि अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है और 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है सरकार की तरफ से उनके सम्मान में। आज दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रणब मुखर्जी जो पार्टी के भीतर और बाहर, उनको दोनों जगह पर सम्मान मिला। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनको इतना सम्मान मिलता हो। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे और उनका राजनीतिक करियर 5 दशक पुराना था। उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं उनके पीछे गाड़ियां
भी चल रही हैं और कुछ देर का समय है अस्पताल से घर तक जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद क्योंकि 9:15 बजे का ही समय दिया गया था जब उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। इससे पहले उनके घर को सैनिटाइज भी किया गया था क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और कोरोना काल में गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कितने लोग जमा हो पाएंगे इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, कैमरे हैं और इससे पहले पीएम ने भी ट्वीट किया था। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने ट्वीट किया और प्रणब मुखर्जी क्योंकि राष्ट्रपति रहे और उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रपति में जो महामहिम शब्द का इस्तेमाल होता है उसको हटाया तो आम लोगों के खास थे और आज आम लोग भी उनके दर्शन कर पाएंगे। 12 बजे तक उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अनुराग, उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल से उनके घर तक की कितनी दूरी है, कितने समय में उनका पार्थिव शरीर घर पहुंच जाएगा? अनुराग, आप सुन पा रहे हैं? 5 किलोमीटर की करीब ये दूरी है। आप ये समझिए कि अगले जब हम बात कर रहे हैं तो अगले 2-3 मिनट में या 4 मिनट में पार्थिव शरीर जो है वो 10 राजाजी मार्ग जो उनका निवास स्थान है जहां पर रवि हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। और हमने जो देखा यहाँ पर कि पूरे सम्मान के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, जिसके बारे में आधिकारिक जानकारी भी सरकार की तरफ से पहले ही दे दी गई थी कि जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते जो एक तोप पर रख करके शव को ले जाया जाता है, अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व रक्षा मंत्री का निधन होता है तो उनको उस लिहाज से अगर देखें तो इस बार प्रोटोकॉल में ये विशेष रूप से कहा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल चूंकि फॉलो किया जा रहा है इसलिए एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। उसी तरीके से पार्थिव शरीर को आरआर अस्पताल से लेकर के जाया गया, लेकिन पूरे लाभ लश्कर के साथ तमाम जो गाड़ियां सेना की और जो बाकी विभागों के साथ में लंबा काफिला था और पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं, पहले सरकार की तरफ से विशिष्ट अतिथि पहुंचेंगे, विशिष्टगण पहुंचेंगे 9:15 बजे से 10:15 बजे तक। उसके बाद समय रखा गया है बाकी विशिष्ट लोगों के लिए और 11 से 12 बजे तक सामान्य लोग जो आम पब्लिक है वो अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन उस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा लोधी क्रेमेटोरियम, जो कि पहले ही एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत बता दिया गया। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और दुख जाहिर किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और अगले कुछ मिनटों में उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच जाएगा। इस बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। देश के विकास में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। वो विद्वान व्यक्तित्व थे, हर राजनीतिक विचारधारा में उन्हें सराहा जाता था और एक तस्वीर भी साझा की थी जिसमें पीएम मोदी प्रणब मुखर्जी के पैर छू रहे हैं जब उन्होंने ये शोक संदेश लिखा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश शोक में है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आज प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा और अब से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच जाएगा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे। 12 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर है और पूरे लाव लश्कर के साथ कुछ ही मिनटों में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा घर पर। अमेरिका की वायुसेना ने रूस के 6 विमानों को खदेड़ दिया। अमेरिकी फौज को रूस के 6 विमान उत्तरी अमेरिका के अलास्का के पास होने की खबर मिली थी और अमेरिका के मुताबिक रूस के विमान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने 2 सबसे आधुनिक विमानों F-22 को मोर्चे पर भेजा, जिन्होंने रूस के 6 Tu-142 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्कों के विमान जब आमने सामने आए तो दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। दोनों की सेनाओं में टकराव की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका की सरहद के बेहद पास समुद्र में रूस की एक सबमरीन को देखा गया था। सबमरीन पानी के अंदर नहीं बल्कि सतह पर देखी गई, जिसे अमेरिका को रूस की सीधी चुनौती के तौर पर देखा गया। रूस की इन शरारतों ने अमेरिका को उकसाने का काम किया, इसीलिए व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर रूस की सेना को गैर पेशेवर तक कह दिया।
रिया चक्रवर्ती को आज भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए मुंबई के डीआरडीओ के गेस्ट हाउस बुलाया है। इससे पहले कल भी रिया से सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी भी सामने मौजूद था। पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि सुशांत का डेबिट कार्ड रिया के पास था और वो धड़ल्ले से पैसे अपने और अपने भाई के ऊपर उड़ा रही थी, जबकि सामने ही बैठी रिया ने इससे इनकार करते हुए कहा कि सुशांत उनके लिए शॉपिंग करता था। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि घर के खर्च को लेकर भी सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही करती थी। हालांकि रिया ने सिद्धार्थ के इस दावे को भी नकार दिया। गुजरात में बादलों से बरसी आफत की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मध्य गुजरात के भरूच और नर्मदा जिले में तो भारी बारिश के सितम ने लोगों को बेबस कर दिया और इन जिलों में हालात काफी बिगड़ गए। नर्मदा जिले के गुरुडेश्वर से तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वहां के प्राचीन अक्तेश्वर मंदिर का भवन नदी में कटाव की वजह से उसमें गिरते हुए दिखाई दिया। मंदिर के नर्मदा नदी में समाने से वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। नर्मदा नदी के रौद्र रूप धारण करने से सरदार सरोवर बांध भी खतरनाक हो गया। नर्मदा डैम में से अभी 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उसी पानी की वजह से खास करके नर्मदा जिले के 3 तहसील अंकलेश्वर, भरूच और झगड़िया के जो लोलन एरिया में जो विलेजेस है उसमें उसका इफेक्ट होता है। सरदार सरोवर बांध से छोड़े गए पानी की वजह से नर्मदा के पड़ोसी जिले भरूच में भी हालात काफी बिगड़ गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये भरूच का निचला इलाका है जो दांडिया बाजार और पुरजा इलाका जिसको कहा जाता है। भरूच से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों मकान और दुकानें बाढ़ की चपेट में नजर आईं। भरूच के बाद प्रभावित इलाकों में फंसे 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की भी जानकारी दी गई। हालांकि भारी बारिश और बाढ़ सिर्फ मध्य गुजरात के कुछ जिलों तक सीमित नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी पानी के वार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसकी एक झलक जामनगर जिले में दिखी, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। जामनगर में भारी बारिश के कारण खास करके घरों में पानी घुसने का ये सिलसिला दिखाई दे रहा है। मकानों में अंदर पानी घुसाने से लोगों के लिए वहां रहना भी मुश्किल हो गया। सुरेंद्रनगर जिले से सामने आए एक वीडियो में तो रस्सी की मदद से उफनती नदी को पार कर रहे 2 लोगों को बहते हुए देखा गया। भारी बारिश से जूझते कच्छ के वाड़ाय गांव से भी एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 15 फीट लंबे एक मगरमच्छ को सड़क किनारे देखा गया। लगातार हुई बारिश की वजह से सौराष्ट्र के कई बांधों ने भयानक रूप ले लिया। गिर सोमनाथ के द्रोणेश्वर बांध का ड्रोन से बनाया गया एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब का डरावना रूप दिखाई दिया। दिल्ली सरकार कोरोना टेस्ट के लिए जरूरत पड़ने पर किट खरीदेगी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने फिर टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि कोरोना टेस्ट के लिए काफी किट हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे भी खरीद लिया जाएगा। इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। तो दिल्ली सरकार बहुत बड़ा उस पर सक्सेस दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए। यूपी के बहराइच में मजदूरों को ले जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये सभी मजदूर काम के लिए बिहार से पंजाब जा रहे थे, तभी बहराइच के पास ये गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। 5 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, 3 लोगों को सीएससी हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कई छात्रों के माता पिता ने प्रदर्शन किया और स्कूल फीस माफ किए जाने की मांग की। इन लोगों ने स्कूल बंद होने पर भी फीस वसूलने को मनमानी करार दिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट की वजह से काम धंधे बंद होने की भी दलील दी। स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया है और जब तक स्कूल ना खुले, जब तक फीस ना ली जाए, ये हमारी मांग है। यूपी सरकार ने कोरोना संकट में तंगी से जूझ रहे पूर्व सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी शनीश मणि मिश्रा को आर्थिक मदद दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उन्हें 51,000 रुपए दिए। साथ ही उन्हें आगे भी मदद का भरोसा दिया। लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित शनीश मणि मिश्रा टेनिस कोच के तौर पर काम कर रहे थे और मार्च में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, मगर कोरोना खतरे की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सका। इसके बाद से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था और उन्होंने अपना पुरस्कार बेचने का ऐलान किया था। मैंने इनको बुला करके सम्मानित भी किया है, उत्साहित भी किया है और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। कोरोना महामारी के कारण कड़े विरोध के बीच ये परीक्षा शुरू हो रही है। इस परीक्षा के लिए 8,58,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोरोना की महामारी की वजह से इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 660 किया गया है।
कोरोना काल में अधिकांश छात्र अपनी पहली परीक्षा दे रहे हैं। इस बीच सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा से जुड़े नियमों के साथ साथ कोरोना से बचाव संबंधी निर्देशों का भी पालन करना होगा। जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस बीच ज्यादातर राज्यों ने छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए खास सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में कई लोग घायल हो गए। आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाकर यह हमला किया, लेकिन उनका निशाना चूक गया और उस ग्रेनेड की चपेट में वहां से गुजर रहे कई लोग आ गए। हमले के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि एक पुल के ऊपर से सेना की कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं। जैसे ही काफिले में चल रही आखिरी गाड़ी पुल पर पहुंची तो उसके पीछे थोड़ी दूरी पर ग्रेनेड का धमाका हो गया। धमाके से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लग गए। इस आतंकी हमले में किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पुल और उसके आसपास मौजूद 6 लोग धमाके की चपेट में आ गए। जवानों ने सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया। साथ ही हमले वाली जगह पर तलाशी अभियान चलाया गया। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक खोजी कुत्ता बड़ी बारीकी से सड़क के हर कोने की तलाश करता दिखा। बारामूला में ही चलाए गए एक दूसरे तलाशी अभियान में जवानों को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। पूर्वी लद्दाख में मई में चीन से सीमा पर शुरू हुए टकराव के बाद भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। भारत को अंदेशा था कि चीन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि 29 से 30 अगस्त की रात को सेना ने चीन की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। इस समय एलएसी पर किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के बराबर ही सेना तैनात की है। टकराव शुरू होने के साथ ही मई में सेना और आधुनिक हथियारों की तैनाती शुरू की गई, जिसके लिए C-130, C-17, ग्लोब मास्टर, IL-78 विमानों का इस्तेमाल किया गया। इन विमानों की मदद से तोप, टैंक और गोला बारूद एलएसी पर सेना तक पहुंचाया गया। सेना की भारी हथियारों को पहुंचाने के लिए चिनूक Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए T-90 भीष्म टैंक भी सीमा पर तैनात किए गए। इसके अलावा तोप और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पहले से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तैनात है। दूसरी तरफ 3 महीने के भीतर फॉरवर्ड बेस, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सक्रिय किया गया। साथ ही पठानकोट, लेह समेत दूसरे एयरबेस पर लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई। जबकि चीन की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए सुखोई और MiG-29 ने एलएसी पर अपनी निगरानी बढ़ा दी। इसी का नतीजा है कि 29 से 30 की अगस्त को चीन के 200 सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम किया गया। भारतीय सेना ने पेंगोंग की तरफ से बड़ी संख्या में राशन, सैनिक और मेडिकल सेवाएं भेजनी शुरू कर दी हैं। लद्दाख से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें 200 के करीब ट्रक एक लाइन से जाते दिखाई दिए। बताया गया कि इन ट्रकों के जरिए सेना ने पेंगोंग इलाके के लिए सैनिक, राशन और मेडिकल सुविधाएं भेजनी शुरू कर दी है। न्यूज 18 इंडिया के पास एलएसी पर भेजे जा रहे सेना के काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से करीब 200 ट्रकों के जरिए सैनिक, राशन और मेडिकल सुविधाएं पेंगोंग की तरफ भेजी जा रही हैं। तो न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। पेंगोंग में राशन पहुंचाती सेना और काफी संख्या में वहां पर ट्रकों के जरिए सैनिक, राशन और मेडिकल सुविधाएं पेंगोंग की तरफ भेजी जा रही हैं। जरूरी सुविधा पहुंचाने में सेना जुटी हुई है। 200 ट्रक एलएसी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो चीन से टकराव पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और एलएसी पर भारतीय सेना भी मुस्तैद है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अरुण, हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब भारत ने पूरी तैयारी कर ली है चीन को जवाब देने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से चीन जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है पिछले कुछ महीनों से सीमा पर, भारत की सेना ने मजबूत तैयारी की है। और जब हम लद्दाख में थे लगभग 1-1.5 महीना पहले, जब तनाव चरम पर था, तभी भारत ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करने की कोशिश शुरू कर दी थी और उसमें सफलता भी पाई। हालांकि टफ टेरेन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होता है, फिर भी भारत की सेना वहाँ पर मौजूद है और अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। न सिर्फ मिलिट्री बल्कि एयरफोर्स को भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर तैनात किया गया। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव, 200 से ज़्यादा ट्रक हैं। पूरी रात ट्रकों की आवाजाही रही है और सुबह का ये विजुअल है जिसमें 200 से ज़्यादा ट्रक हैं। इसमें मेडिकल सामग्री है, इसमें छोटे साजो सामान है, सैनिकों के इस्तेमाल में आने वाली, इसमें रसद है। यानी भारत की सेना फुल प्रूफ तैयारी के साथ पूर्वी लद्दाख में और जो पेंगोंग सो लेक है उसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ पर सेना का जमावड़ा ज़बरदस्त तरीके से भारत की सेना कर रही है। वहाँ पर
क्योंकि चीन काफ़ी संख्या में वहाँ पर अपने सैनिक तैनात कर दिया उसने। साथ ही साथ उसने टैंक और हैवी आर्टिलरी भी सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर तैनात की है। 2 मिसाइल बेस उसने बनाए हैं, 2 हेलीपैड का उन्होंने निर्माण किया है जहां पर उनके छोटे युद्धक विमान उतर सकते हैं, उनके छोटे सैनिक साजो सामान लाने वाले विमान उतर सकते हैं। तो भारत की तैयारी उसी अनुरूप है। और जो ट्रकों की लंबी लाइन आप देख रही हैं, 200 से ज़्यादा ट्रक हैं इसमें। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इसमें रसद है, मेडिकल सामग्री और छोटे जो सैनिकों के इस्तेमाल के लिए छोटे युद्धक सामान हैं, जो राइफलें हैं, जो मशीन गन हैं, इन सबको भी भेजा जा रहा है। यानी भारत पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है। इस बार चीन की हेकड़ी चलने वाली नहीं है और हिंदुस्तान ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और ज़्यादा वहाँ पर सैनिक साजो सामान और सैनिकों का मोबिलाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल अरुण, हमने देखा कि जो चीन से तनाव चल रहा है उस बीच चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था 29 से 30 अगस्त के बीच। यानी कि अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ से जो ऑफेंस इज द गुड डिफेंस, अब भारतीय सेना की पॉलिसी ये है। और विपिन रावत का बयान अगर आप देखिए कि अगर डिप्लोमेटिक चैनल से, पॉलिटिकल लीडरशिप से अगर ये मामला हल नहीं होता है तो हमारे पास सैनिक विकल्प भी तैयार हैं। यानी भारत की सेना पूरी तैयारी से है, पूरे विकल्प उसके पास मौजूद हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, 1962 के युद्ध में यह जो वायुसेना थी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस बार हमने देखा था, जब मैं गया था ले, वहाँ पर किस तरह से, मैं एयरफोर्स स्टेशंस की बात नहीं करूँगा, कौन सी स्ट्रेटजी अपना रही भारतीय वायुसेना ये नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि जितने भी हमारे युद्धक विमान हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो MiG-29 हो, ये सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर तैनात हैं। और साथ ही साथ अपाचे और चिनूक भी जो युद्ध में बहुत काम आते हैं वो भी तैनात हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि अलर्ट पर हमेशा रखा जा रहा है उस पूरे इलाके में सेना को, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े जो ज़मीन पर हमारी सेना काम करती, मिलिट्री उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे करगिल में हमने किया था, वैसे ही पूर्वी लद्दाख में हम सजग हैं, सतर्क हैं। वायुसेना और जो हमारी जो मिलिट्री है, दोनों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बना करके वहां पर सामंजस्य स्थापित करके चीन को चुनौती दी जाए। बिल्कुल। और अगर हम देखें अरुण की जो चीनी मीडिया में खबरें चलती रहती हैं, अब भारत के खिलाफ चीन अब जहर उगल रहा है। और हमने देखा है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे फिर हम बात करें नेपाल की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, उनके दम पर अब भारत को निशाना बना रहा है चीन। और इसी चाल को भी भारत ने बेनकाब किया है। देखिए, निश्चित रूप से हिंदुस्तान को हमेशा ये पता होता है और मिलिट्री की तैयारियां भी उसी तरह से होती हैं। जब कभी भी हम चीन के साथ हमारी कोई भी लड़ाई अगर होती है भविष्य में या तनाव बढ़ता है, तो भारत की सेना को, राजनीतिक नेतृत्व और सबको पता है कि हमको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान भी चीन का पिट्ठू है, चीन का पिछलग्गू है, चीन के इशारे पर नाचता है, और इसलिए पाकिस्तान और चीन दोनों को हमको एक साथ लड़ना पड़ेगा। और इसलिए भारत की सेना की तैयारी, अगर हम पूर्वी लद्दाख की तरफ तैयार हैं, तो हमने ये देखा था कि करगिल की तरफ भी, कश्मीर की तरफ भी, पाकिस्तान की सीमा पर भी हमारी चौकसी ज़बरदस्त है। दोनों फ्रंट पर 2 फ्रंट वार की जो संकल्पना है, जो बात की जाती है, वो हकीकत में भी हो सकती है। और इसको लेकर के तैयारी भारतीय सेना की है। जहाँ पूर्वी लद्दाख की बात आप कर रही हैं, उसमें पहले क्या होता था कि जो पेंगोंग सो लेक है उसके उत्तरी इलाके में, इसके पहले का जो तनाव था वो उत्तरी इलाके में था, इस बार दक्षिणी इलाके में है। यानी किसी भी कीमत पर जहां कहीं शांति है वहां पर एग्रेशन दिखाना चाहता है चीन। और चीन की बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। तो न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे और चीन की गंदी चाल पर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल LAC पर पेंगोंग झील के पास चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद अब भारतीय सेना ने अपने इलाके में मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। 29 और 30 अगस्त की रात इसी इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। अब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ों की चोटियों पर मुस्तैद है, ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत नाकाम किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन को हाल ही में इस इलाके में तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने अपने उन इलाकों पर पकड़ और मजबूत बनाई है जिन्हें चीन अपना बताता है। तो चोटियों पर स्पेशल ऑपरेशन बटालियन तैनात की गई है। 30 अगस्त को भी चीन को खदेड़ा। 200 सैनिकों ने चीन के 200 सैनिकों ने भारत पर हमले की कोशिश की थी। घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था और अब पेंगोंग इलाके में और सैनिक भेजे गए हैं।
आगरा के ट्रिपल मर्डर के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है। बदमाशों पर आगरा में एक पति पत्नी और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या और शव जलाने का आरोप है। पुलिस ने इन बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ ही 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। हत्याकांड के बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच आगरा के सुभाष रोड पर इन बदमाशों से मुठभेड़ होती है। दोनों तरफ से फायरिंग के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। सुशांत केस में लगातार चौथे दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 9 घंटे तक डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने रिया से पूछताछ की, जिसके लिए रिया चक्रवर्ती अपने घर से करीब 10:30 बजे ही निकल गई। पिछले 3 दिन से रिया एक इनोवा कार में बैठकर जा रही थी, लेकिन इस बार रिया ने अपनी गाड़ी बदल ली। पुलिस के कहने पर फिलहाल उसको चेंज किया गया था और उसको चेंज करके और दूसरी गाड़ी के जरिए रिया यहाँ से निकली है। पूरे रास्ते रिया की कार के साथ मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी रही। करीब 11 बजे रिया की कार डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। जो गाड़ी है ये आप देखिए, इसमें रिया चक्रवर्ती है। आज उन्होंने गाड़ी चेंज की है अपनी और इस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच गई हैं। रिया ने हर बार की तरह मीडिया से कोई बात नहीं की। रिया की गाड़ी सीधा डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर गई। रिया के साथ भाई शोभिक चक्रवर्ती भी पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचा। थोड़ी ही देर में सुशांत का कुक नीरज और घर में काम करने वाला केशव एक टैक्सी नंबर वाली कार से गेस्ट हाउस पहुंचे। ये देखिए इस वक्त जो है कहीं ना कहीं सामने मेरे नीरज सिंह और केशव 2 लोग इस वक्त अंदर जाते हुए सीबीआई के डीआरडीओ दफ्तर में। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और रजत मेवाती को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दूसरी तरफ ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े गौरव आर्या को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। वहीं मुंबई में बड़ी हस्तियों तक ड्रग्स सप्लाई करने वाले ड्रग्स माफिया की लिस्ट एनसीबी ने तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की तहकीकात कर रही एनसीबी इन ड्रग्स माफिया के पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो खासतौर पर फिल्मी जगत से जुड़े लोगों के बीच ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इसमें मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा भी एनसीबी के रडार पर है। बताया गया कि फारूक बटाटा के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से भी हैं और ये लगभग हर बड़ी पार्टी में ड्रग सप्लाई करता है। जानकारी के मुताबिक उसके 2 बेटे सैफ और शादाब भी महंगी गाड़ियों से ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। एनसीबी सुवेद लोहिया नाम के आदमी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में। इसकी गाड़ी से ही एक्टर रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची थी। ड्रग्स कनेक्शन में एक नाम बकुल चंदेरिया का भी आ रहा, जिसे जुहू से क्राइम ब्रांच की टीम 2012 में भी गिरफ्तार कर चुकी है। कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर हुआ बुरा असर जीडीपी आंकड़ों से साफ हो गया। अप्रैल से जून के बीच देश की जीडीपी में बड़ी गिरावट आई। इन 3 महीनों में सालाना आधार पर देश की जीडीपी करीब 24% कम हो गई। पिछले 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई हो। हालांकि कृषि में इस बीच भी बढ़त दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र की जीडीपी कारोबारी साल की पहली तिमाही में 3% से ज्यादा बढ़ी। हालांकि सरकार का मानना है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से जीडीपी पर बुरा असर हुआ। ऐसा ही असर दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों पर हुआ। अमेरिका की जीडीपी में 31% और जापान की जीडीपी में 27% की गिरावट आई। सरकार का अनुमान है कि आर्थिक पैकेज का असर आने वाले महीनों में दिखेगा और तीसरी तिमाही में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिखाई देगी।